Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question sales management and its components. First of all, we'll understand what is sales management. Now, sales management जो होता है वो marketing management का एक part होता है. It means कि sales management comes under marketing management because marketing का एक part होता है sales. So that is why marketing management के under sales management आता है. और सेल्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो सेल्स ऑपरेशंस होते हैं या सेल्स एक्टिविटी होता है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाता है. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेल्स टीम होते हैं या सेल्स फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली डायरेक्शन दिए जाते हैं और कंट्रोलिंग किया जाता है. ना सेल्स टीम को या फंक्शंस को डायरेक्टिंग करना मतलब क्या होता है कि किस तरीके से सेल्स एक्टिविटीज अंडरटेक करना है और किस तरीके से हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उसके बारे में यहाँ पे जो भी सेल्स पीपल होते हैं उनको डायरेक्शन या ट्रेनिंग दिया जाता है. और कंट्रोलिंग मतलब क्या कि यहाँ पे अगर सपोज सेल्स पीपल जो है उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए या उनको जो टारगेट दिया था वो टारगेट उन्होंने अचीव नहीं किया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई दे कुड नॉट अचीव द टारगेट, वो उसके रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके लिए फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो जो सेल्स पीपल है वो अपने जो भी सेल्स टारगेट है उसको अचीव कर पाए. जैसे कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर सेल्समैन है जिसको 50 यूनिट सेल करने का टारगेट दिया था बट ही कुड सेल ओनली 40 यूनिट्स, सो इट मींस उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें 10 यूनिट्स का डेविएशन है. तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे कि उस पर्टिकुलर सेल्समैन के परफॉर्मेंस में डेविएशन क्यों आया और उसके हिसाब से फिर एक्शन लेंगे. अगर सपोज वो पर्टिकुलर सेल्समैन जो है वो अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है तो सेल्स मैनेजर क्या करेंगे, उनकी सैलरी इंक्रीज करेंगे और फिर उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के बाद में देखेंगे कि अभी उनका परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं. तो इस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है कि जो भी हमारा टारगेट परफॉर्मेंस है या फिर जो भी टारगेट सेल्समैन को दिया था वो उन्होंने अचीव किया है कि नहीं वो देखना और उसमें अगर कोई डेविएशन होगा तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना. तो इस हिसाब से यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है. मतलब यहाँ पे जो भी सेल्स टीम्स है या सेल्स के जो भी फंक्शंस है उनको प्रॉपरली डायरेक्शन दिया जाता है, मतलब ट्रेन किया जाता है और कंट्रोलिंग किया जाता है. मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि कोई डेविएशन तो नहीं है ना, और अगर डेविएशन होगा तो उसके लिए यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, उसको सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं. ना सेल्स मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, तो सेल्स मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल होता है टू अटेंड द सेल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी का जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है अचीव करना. अभी सेल्स का ऑब्जेक्टिव अचीव करना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज सेल्स के ऊपर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होता है. हर एक कंपनी चाहती है कि उनका मैक्सिमम सेल्स हो, बिकॉज मैक्सिमम सेल्स होगा तो उससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. उसके ऊपर कंपनी का सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन डिपेंड होता है. इसके लिए सेल्स मैनेजमेंट जो होता है उसका अल्टीमेट गोल ये है कि कंपनी का जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना. नाउ ये जो सेल्स मैनेजमेंट होता है वो कौन करते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी के जो सेल्स मैनेजर होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उनको ये सारा सेल्स मैनेजमेंट करना होता है जहां पे वो अपने सेल्स टीम को प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और अपने सेल्स ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं. यहाँ पे ये जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सेल्स जनरेट करना है, मतलब ज्यादा ज्यादा सेल्स करना है, प्रॉफिट अर्न करना है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है. तो ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स मैनेजर की. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. ना कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स. मतलब यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में कौन से पार्ट्स आते हैं या सेल्स मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होती है. तो सबसे पहला है सेल्स प्लानिंग. ना कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उसकी शुरुआत जो होती है वो प्लानिंग से होती है. तो यहाँ पे भी सेल्स प्लानिंग किया जाता है जहां पे एक प्लान बनाया जाता है या प्लान सेट किया जाता है और फिर उस प्लान को फॉलो या एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि जो कंपनी के सेल्स ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर पाए. तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर जो है अपनी सेल्स टीम के साथ बैठते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और वो प्लानिंग को वो टाइम टू टाइम फॉलो करते रहते हैं, एग्जीक्यूट करते रहते हैं ताकि उन्होंने जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है या सेट किया है वो उनका अचीव हो जाए. ना बेसिकली यहाँ पे किस चीज का प्लानिंग किया जाता है, तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं. मतलब ये वीक में हमको कितना सेल करना है या ये महीने में हमको कितना सेल करना है या इस पर्टिकुलर ईयर में हमको कितना सेल करना है, तो उसका नंबर ऑफ यूनिट्स जो होता है वो डिसाइड किया जाता है. सो सेल्स प्लानिंग में सबसे पहले कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं वो डिसाइड किया जाता है. उसके बाद में हर एक सेल्स पर्सन का कोटा जो होता है वो फाइनलाइज किया जाता है. कोटा का मतलब क्या होता है, लिमिट.
और किस चीज की लिमिट, तो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने कितना सेल करना चाहिए वो फाइनलाइज किया जाता है। तो सपोज मिस्टर ए एक सेल्स पर्सन है तो उन्होंने कितना सेल करना चाहिए, मिस्टर बी दूसरे सेल्स पर्सन है तो उन्होंने कितना सेल करना चाहिए, मिस्टर सी तीसरे सेल्स पर्सन है तो उन्होंने कितना सेल्स करना चाहिए। ऐसा हर एक का यहाँ पे कोटा या लिमिट जो होता है फिक्स किया जाता है और उनको वो पर्टिकुलर कोटा जो होता है वो अचीव करना होता है। आप लोग देखते हो कि जो सेल्स के जॉब होते हैं वहां पे टारगेट्स दिए रहते हैं कि उतना पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूनिट जो है उनको सेल करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे हर एक सेल्स पर्सन का कोटा फाइनलाइज किया जाता है और वो सेल्स पर्सन जो है उसके पास से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने अपना वो कोटा जो है वो अचीव करना चाहिए। और यहाँ पे सेल्स की स्ट्रैटेजीज वगैरह जो होती है उसके बारे में प्लान किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग हमारा सेल्स को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि किस तरीके से कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए या कस्टमर्स को क्या क्या ऑफर्स दिए जाए जिसकी वजह से कस्टमर जो है प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिमांड करे। तो यहाँ पे 3 चीजों का प्लानिंग किया जाता है। एक तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं, हर एक सेल्स पर्सन जो है उनका कोटा यहाँ पे फाइनलाइज किया जाता है और सेल्स स्ट्रैटेजी जो होती है वो यहाँ पे डिजाइन किया रहता है। और ये सारी एक्टिविटीज जो होती है या सेल्स प्लानिंग जो होता है वो ऑब्वियसली सेल्स मैनेजर करते हैं। और सेल्स मैनेजर यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पूरे सेल्स टीम के साथ बैठ के ये पूरा प्लानिंग डिसाइड करते हैं। देन सेकेंड कंपोनेंट इज सेल्स टीम स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो अपना सेल्स टीम स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पे वो अपना सेल्स का एक पूरा टीम होता है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पे इस स्ट्रक्चर में सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के अंडर काम करने वाले होते हैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के अंडर काम करने वाले होते हैं टीम लीडर्स। और टीम लीडर के अंडर होते हैं सेल्समैन, या आप लोग बोल सकते हो सेल्स पर्सोनेल। ओके, आपने कॉल सेंटर्स में वगैरह देखा होगा कि कॉल सेंटर जो होते हैं वहां पे टीम लीडर्स होते हैं और हर एक टीम लीडर के अंडर कुछ सेल्समैन होते हैं जो कस्टमर्स को कॉल करते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये एक टीम लीडर है, उसके अंडर सेल्स पर्सोनेल है, लेकिन टीम लीडर के ऊपर भी असिस्टेंट सेल्स मैनेजर होता है और असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के ऊपर सेल्स मैनेजर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल्स का पूरा टीम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि उसकी वजह से कम्युनिकेशन इजी हो जाए और जिसकी वजह से ऑर्डर इशू करना या फिर रिपोर्टिंग वगैरह जो होता है वो इजी हो जाए। यहाँ पे हर एक को अपना रोल जो होता है वो क्लियर हो जाए, इसके लिए ये सेल्स टीम स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है। नाउ ये सब जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भी एम्प्लॉइज है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली समझाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि उनके पास से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉइज उसके हिसाब से यहाँ पे काम करे। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा एक सेल्स टीम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद में होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्टिंग द सेल्स पीपल। नाउ रिक्रूटमेंट अलग कॉन्सेप्ट होता है, सिलेक्शन अलग कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि पहले रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट में बेसिकली कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टिव सेल्स पीपल को सर्च करती है और उनको एनकरेज करती है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अभी कंपनी किस तरीके से अपने सेल्स पीपल को सर्च करती है, तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, पहले फाइंड आउट करती है कि अपने यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में टोटल 10 सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है और उसमें से 7 सेल्समैन ऑलरेडी अवेलेबल है। इट मींस 3 का क्या है, शॉर्टेज है। तो अभी कंपनी क्या करेगी, उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट देगी। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में या वेबसाइट पे वगैरह देखा होगा। ओके, तो कंपनी ने क्या किया, पहले फाइंड आउट किया कि उनके यहाँ पे कितने सेल्स पीपल की शॉर्टेज है, उसके हिसाब से कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। सो यहाँ पे कंपनी अपने पोटेंशियल सेल्स पीपल को सर्च कर रही है, मतलब क्या कि कंपनी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देके एम्प्लॉयज को सर्च कर रही है। वो एडवर्टीजमेंट को देख के जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में बेसिकली कंपनी क्या करती है, अपने पोटेंशियल सेल्स पीपल को सर्च करती है। पोटेंशियल मतलब क्या, जो आगे जाके कंपनी के सेल्स पीपल हो सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल कंपनी के लिए वो पोटेंशियल है कि वो हो सकते हैं करके। सो यहाँ पे कंपनी अपने पोटेंशियल सेल्स पीपल को सर्च करती है और उनको एनकरेज करती है टू अप्लाई फॉर द जॉब। और किस तरीके से कंपनी यहाँ पे उनको एनकरेज करती है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो बेसिकली कंपनी जब अपने यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज का शॉर्टेज है वो फाइंड आउट करती है और उसके हिसाब से न्यूज़पेपर में या किसी और मीडिया में एडवर्टीजमेंट करती है, तो उसको रिक्रूटमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट के बाद में होता है सिलेक्शन। नाउ सिलेक्शन में कैसे होता है, तो ये एडवर्टीजमेंट कंपनी ने पब्लिश किया, उसको देख के काफी सारे लोगों ने जो भी इंटरेस्टेड है उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में कंपनी यहाँ पे क्या करती है, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करती है और उस इंटरव्यू में से जो भी बेस्ट पर्सन होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है या चूज किया जाता है, तो उसको सिलेक्शन बोला जाता है।
सो यहाँ पे क्या हो गया कि एडवर्टीजमेंट को देख के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में कंपनी ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू के थ्रू जो भी बेस्ट पर्सन है जिसने अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्म किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड ए सिलेक्शन। सो ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सो कंपनी को यहाँ पे पहले सेल्स पीपल को रिक्रूट करना पड़ेगा, जहां पे कंपनी क्या करती है अपने सेल्स पीपल को एडवर्टीजमेंट के थ्रू सर्च करती है और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एनकरेज करती है, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। और उसके बाद में जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करके उसमें से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की वजह से क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि कंपनी में एम्प्लॉइज का शॉर्टेज हो जाएगा या सेल्स पीपल का शॉर्टेज हो जाएगा और कंपनी अपने जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाएगी। तो हमेशा कंपनी को ये देखना है कि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल्स पीपल अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना जरूरी होता है। नाउ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होने के बाद में क्या होता है, तो ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी ने सेल्स पीपल को सिलेक्ट किया है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग किसके लिए दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे और कंपनी का जो सेल्स गोल है उसको अचीव कर पाए। बिकॉज बिना ट्रेनिंग के जो भी कंपनी के सेल्समैन है उनको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में या फिर कंपनी के ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और कंपनी का सेल्स गोल जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देती है, जहां पे कंपनी उनको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, ऑफर के बारे में और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो एम्प्लॉयज को सिखाई जाती है ताकि उनका परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाए और वो लोग अपना सेल्स गोल जो अचीव करे। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या कवर किया जाता है, तो यहाँ पे जो भी सेलिंग टेक्निक्स है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सिखाया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है इफेक्टिवली हम लोग कस्टमर को प्रेजेंट करके उनको परचेस करने के लिए इंड्यूस कर सके या कन्विंस कर सके। फिर बाद में प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको बिल्टअप करना, मतलब प्रोडक्ट की एक इमेज जो है कस्टमर के माइंड में क्रिएट करना, तो वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में वो जो भी सेल्स पीपल होता है उनको बताया जाता है। फिर बाद में हाउ टू क्लोज द डील, मतलब क्या होता है कि एक बार कोई भी सेल्समैन जो है उन्होंने कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन दिया, तो जब प्रेजेंटेशन खत्म होता है उसके बाद में कस्टमर जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, मतलब कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड प्लेस करे, तो उसके लिए किस तरीके से सेल्समैन ने अपना प्रेजेंटेशन क्लोज करना चाहिए ताकि कस्टमर जो है इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करे। तो वो जो डील क्लोज करने का तरीका होता है वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में उनको सिखाया जाता है कि कस्टमर को ऑफर के बारे में आप लोग एंड में बताओ ताकि कस्टमर जो है फटक से उस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, या कस्टमर को कोई स्पेशल बेनिफिट के बारे में बताओ ताकि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी यहाँ पे सेल्स पीपल को सिखाया जाता है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेल्समैन को काफी सारे कस्टमर्स को मिलना होता है, तो एक कस्टमर के ऊपर ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए किस तरीके से उस कस्टमर को जल्दी जल्दी हम लोग हमारा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंड्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है। बिकॉज अगर सपोज एक ही कस्टमर के ऊपर ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे या एक ही कस्टमर को कन्विंस करने में हम लोग ज्यादा टाइम लगाएंगे तो दूसरे कस्टमर जो है हमारे वो अफेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में सेल्स पीपल होता है उनको सिखाया जाता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या कवर किया जाता है, तो सेलिंग टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट करना है, प्रोडक्ट वैल्यू कैसे बिल्टअप करना है, मतलब प्रोडक्ट की इमेज कैसे कस्टमर के माइंड में क्रिएट करनी है, डील को कैसे क्लोज करना है, मतलब प्रेजेंटेशन क्लोज करके अभी कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करे इसके लिए कैसे इंड्यूस करना है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स को हम लोग कवर कर पाए। नाउ ट्रेनिंग के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या, एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का सेल्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट बेचने में कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, तो उसके बदले में सेल्समैन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसको कॉम्पेंसेशन बोला जाता है। यहाँ पे अगर सपोज आप आपके सेल्स पीपल को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो, रिटेन करना मतलब क्या, वो किसी और के पास जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए, वो आपके यहाँ पे जॉब करना चाहिए। तो अगर आप आपके सेल्स पीपल को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो ताकि वो ज्यादा सेल्स करे, और उनको आप रिटेन करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पे करना जरूरी होता है। कॉम्पेंसेशन जो होता है वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के इक्वल होना चाहिए, मतलब वो अगर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अच्छा कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, वो अगर लो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको लो कॉम्पेंसेशन देना चाहिए।
पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लेकिन उनको कॉम्पेंसेशन बहुत ही कम पे किया जा रहा है। सो परफॉर्मेंस के हिसाब से सेल्स पीपल को कॉम्पेंसेशन देना जरूरी होता है। और कॉम्पेंसेशन जो होता है वो कैसे दिया जा सकता है, तो सैलरी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, और आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सैलरी और कमीशन का दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। मतलब सेल्स पीपल को एक फिक्स सैलरी भी होता है और वो जितना सेल्स करेंगे उतना उनको कमीशन भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आजकल सेल्स और कमीशन दोनों का कॉम्बिनेशन करके सेल्स पीपल को कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है। सो जितना प्रॉपर कॉम्पेंसेशन कंपनी सेल्स पीपल को पे करेगी उतना ज्यादा सेल्समैन क्या होंगे, कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब अच्छे सेल्समैन जो कंपनी में काम करना चाहेंगे वो मोटिवेट होंगे ज्यादा ज्यादा सेल करने के लिए, और वो रिटेन रहेंगे, मतलब वो किसी और के पास जाएंगे नहीं। लेकिन अगर कंपनी प्रॉपर पे नहीं करेगी तो उसके अपोजिट हो जाएगा कि कोई भी सेल्समैन उस कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहेगा, कोई भी सेल्समैन ज्यादा सेल्स करना नहीं चाहेगा, और वो सेल्समैन जो जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में चला जाएगा। सो कॉम्पेंसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी डन फॉर द सेल्स पीपल। कॉम्पेंसेशन के बाद में है मोटिवेशन, बिकॉज सेल्स का जो काम होता है वहां पे काफी टारगेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्क प्रेशर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयज का मोरल जो है उसको बूस्ट करने के लिए मोटिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोरल का मतलब क्या होता है, उनकी मन की कंडीशन, उनको अंदर से अच्छा फील होना चाहिए, उनको ऐसे लगना चाहिए कि मैं और ज्यादा सेल करूं या मैं और ज्यादा कस्टमर्स के पास जाके वो प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्म करूं। तो मोरल यहाँ पे बूस्ट करना सेल्स मैनेजर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि जब सेल्स पीपल का मोरल जो है वो बूस्टेड रहेगा तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे और वो ज्यादा सेल्स करेंगे। ना मोटिवेशन के लिए यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, तो सेल्स पीपल को मोटिवेट करने के लिए कंपनी उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे सकती है। मॉनिटरी मतलब अभी हमने देखा कि उनको सैलरी या कमीशन पे किया जा सकता है, उससे वो मोटिवेटेड रहेंगे। नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिना मनी दिए उनको मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर सपोज उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन देना, जिसके अंदर उनको अप्रिशिएट किया गया है उनके काम को, ऐसा लेटर देना, उनको अवार्ड देना जैसे कि बेस्ट एम्प्लॉई और बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर, ऐसे उनको अवार्ड वगैरह देना। फिर बाद में उनका अप्रिसिएशन करना सबके सामने, या उनको कहीं पे 2 दिन की छुट्टी देके छोटे से ट्रिप पे वगैरह भेजना, या उनको कहीं पे लंच पे वगैरह लेके जाना, ये सारे नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं। मॉनिटरी के साथ साथ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी जो होते हैं मोटिवेशन के लिए काफी जरूरी होते हैं। जब कोई भी कंपनी ये दोनों भी इंसेंटिव्स अपने सेल्स पीपल को देंगे तो उनके सेल्स पीपल जो होंगे वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस करना है कि मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी देने हैं और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी देने हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है, आप उनकी सैलरी बढ़ा रहे हो, कमीशन बढ़ा रहे हो, फिर भी सेल्स पीपल जो मोटिवेटेड नहीं है, बिकॉज उनको क्या चाहिए रहता है कि मेरा रिकॉग्निशन हो या मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे अवार्ड मिले। तो ऐसे नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स को भी कंपनी ने क्या करना चाहिए, सेल्स पीपल के मोटिवेशन के लिए यूज करना चाहिए। मोटिवेशन के बाद में है इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स ऑपरेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी सेल्स मैनेजर होते हैं वो हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो होता है वो इवैल्यूएट करते हैं। मतलब फाइंड आउट करते हैं कि वो बराबर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, उनको जितना टारगेट दिया था उतना टारगेट वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं। उससे कंपनी को ये पता चल सकता है कि कितने एक्सटेंट तक सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्स पीपल सक्सेसफुल हुए हैं। तो सेल्स मैनेजर क्या कर सकते हैं, वीकली अपने सेल्स टीम के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं या मंथली एक मीटिंग कर सकते हैं टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स पीपल। और उससे फिर कंपनी को एक आइडिया मिलेगी कि हमारा सेल्स टारगेट जो है वो सक्सेसफुली अचीव हो रहा है कि नहीं, या किसी पर्टिकुलर सेल्समैन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम सेल्स पीपल का परफॉर्मेंस जो है वो इवेलुएट करना भी काफी जरूरी है। और सबसे एंड में होता है कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग क्या होता है, तो आप लोग ये डायग्राम से समझ सकते हो, उसी के मैंने यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा हुआ है कि बेसिकली कंट्रोलिंग में क्या होता है, टारगेट परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। टारगेट परफॉर्मेंस मतलब सपोज आपने आपके सेल्समैन को 100 यूनिट सेल करने के लिए बोला था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या, उन्होंने एक्चुअली में कितना सेल्स किया। तो कभी कभी क्या होता है, टारगेट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब आपने टारगेट 100 का दिया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 100 का है। या कभी कभी हो सकता है कि सेल्समैन का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो टारगेट परफॉर्मेंस से ज्यादा है, मतलब उनको 100 का टारगेट दिया था बट एक्चुअली में उन्होंने 110 का यूनिट सेल किया है, तो उनका परफॉर्मेंस क्या है, ज्यादा है। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो टारगेट परफॉर्मेंस से लो है, मतलब 100 का टारगेट दिया था उन्होंने सिर्फ 90 सेल किया है, इट मींस देयर इज अ डेविएशन। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, टारगेट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है।
यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने इफ एनी लिखा है बिकॉज हमेशा डेविएशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी डेविएशन नहीं भी हो सकता है, और अगर डेविएशन नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेविएशन होगा तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेके डेविएशन को मिनिमाइज करना जरूरी होता है। अगर सपोज सेल्स कम हो रहा है तो सेल्स मैनेजर क्या करेंगे, उसके रीजन फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन लेंगे। जैसे कि अगर सपोज कोई पर्टिकुलर सेल्समैन जो अपने कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो सेल्स मैनेजर क्या करेंगे, उनको कमीशन बढ़ा के देंगे। तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर ने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया ताकि वो डेविएशन जो है कम हो जाए। तो कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, टारगेट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशन फाइंड आउट करना और वो डेविएशन को मिनिमाइज करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना। तो हर एक सेल्स मैनेजर को ये करना जरूरी रहता है। अगर सपोज उन्होंने डेविएशन टाइम टू टाइम फाइंड आउट नहीं किया तो डेविएशन जो है हमेशा बढ़ते जाएगा और जो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर को टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग करते रहना पड़ेगा और उनको ये देखना पड़ेगा कि सेल्स एक्टिविटी जो प्रॉपर डायरेक्शंस में जा रहा है कि नहीं, सब कुछ प्रॉपरली सेल्स यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे कंट्रोलिंग बोला जाता है। तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज या कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स मैनेजमेंट के, जहां पे हमने देखा कि सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट में होता है सेल्स प्लानिंग, उसके बाद में यहाँ पे सेल्स का टीम जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद में जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल्स पीपल की जरूरत है उनको रिक्रूट करना और सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करने के बाद में उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको कॉम्पेंसेशन पे करना जिसमें सैलरी कमीशन या इसका कॉम्बिनेशन पे किया जा सकता है, सेल्स पीपल को मोटिवेट करके रखना ताकि उनका मोरल जो है हाई रहे और वो ज्यादा सेल्स कर पाए, फिर सेल्स पीपल का परफॉर्मेंस जो है टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना और कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है कि परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन है क्या वो फाइंड आउट करके करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो ये सारे एक्टिविटीज एक सेल्स मैनेजर को करना पड़ता है या ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स मैनेजमेंट के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.